स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एवरेलो में। आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास नंबर 2 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे जनरल नॉलेज का ई बुक परचेज नहीं किया है तो कर लेना, मात्र 239 रुपीज़ में है। ऑल सब्जेक्ट्स वाला ही लेना, 2021 एडिशन का। और जो जीके एंड दूसरा जो सब्जेक्ट है स्टैटिक वाला जो 149 का है वो मत लेना, क्योंकि अगर आप 239 रुपीज़ पे करोगे तो ये आपको पूरा इकट्ठा मिल जाएगा। ठीक है, वो उन बच्चों के लिए प्रिविलेज दी गई है जो 2020 वाला एडिशन मेरा खरीद चुके हैं। अब वो जो आप न्यू स्टूडेंट्स हो तो प्लीज़ आप ये 239 वाला ही लेना। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बजट के बारे में और टैक्सेशन के बारे में। कल हमने इंट्रोडक्शन का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है इकोनॉमिक्स के क्लासेस के। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग हम कंप्लीट करेंगे। बच्चे प्लीज़ पीडीएफ मत मांगिए आप लोग। आपको अगर मैं पीडीएफ अभी इसी वक्त भी दे दूं तो इकोनॉमिक्स आपको समझ में नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स क्या, मार्केटिंग भी समझ में नहीं आएगा। ऐसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पॉलिटी एक सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको किसी ना किसी टीचर की, किसी ना किसी मेंटर की ज़रूरत होती ही है। आप विदाउट एनीवन्स हेल्प कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। तो प्लीज़ पीडीएफ मत मांगिए, आपको चाहिए तो हम दे देंगे, बट आपका लॉस है उसमें। उससे अच्छा आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए हमसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बजट से। बजट क्या होता है एक्चुअली, अगर आपको किसी ने पूछा बजट क्या है तो आप जैसे कभी शॉपिंग पे जाते हो, ठीक है, लेडीज़ के साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब भी वो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो कुछ भी अगर वो शॉपकीपर को कहते हैं कि ये दिखा देना भैया, तो वो क्या कहते हैं कि भाई मतलब मैडम आपका जो बजट कितना है, आपको कितने तक का सूट मटेरियल दिखाना है ना ऑल। तो फिर वो उस हिसाब से आपको जो है परोसते हैं, जो भी आप पूछते हो, जो भी आप डिमांड करते हो उस तरह का सप्लाई हो जाता है। सेम वही ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि अगर एक कंट्री का बजट के बारे में बात हो रही है तो वो क्या चीज़ हो सकती है। बजट माने एक कंट्री के लिए, एक कंट्री के रिस्पेक्ट में हो जाता है कि भाई आपका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है और आपकी आय कितनी हो रही है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। ठीक है, आपका खर्चा कितना हो सकता है आने वाली फाइनेंशियल ईयर में और आपका इनकम कितना हो सकता है आने वाली फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो बजट का इतना सा सिंपल सा मीनिंग है कि आने वाली वित्तीय वर्ष का अनुमानित आय और खर्चा बजट कहलाता है। अब मैंने ये हिंदी में भी बता दिया, तो हिंदी वाले स्टूडेंट प्लीज़ हिंदी मत करना। देखिए क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो हमेशा अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में ख़त्म होता है। तो इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल 2021, ठीक है, 2021 से स्टार्ट होगा और मार्च 2022 में ख़त्म होगा। ठीक है, मार्च 2022 में ख़त्म होगा। तो ये इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी सरकार कितना खर्चा करेगी और उसका कितना इनकम होने वाला है, ये रिप्रेजेंट कौन करता है, बजट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस साल का बजट जो रिप्रेजेंट किया था, किसने रिप्रेजेंट किया था, ऑब्वियस है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ही करते हैं। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है लेडी, कौन है, निर्मला सीतारमन जी। ये कंटिन्यूसली थर्ड टाइम है जो उन्होंने इस साल भी जो है बजट पेश किया है। और कुछ बातें हैं जानेंगे हम वो आगे। सबसे पहले तो ये जान लो बजट जो है ये कौन सी कहाँ से आई, एक्चुअल वर्ड कहाँ से आया है। बजट जो है ये फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड कौन सा था, बुगेट। ठीक है, बुगेट करके था, उससे बजट कंसिडर किया गया। बजट का मतलब होता है, अगर लिटरल मीनिंग जाना जाए तो ये एक चमड़े का बैग, ठीक है, एक ये लेदर का बैग। और पहले जो है देखो लेदर के बैग में ही बजट रिप्रेजेंट किया जाता था, बट जैसे ही हमारी सरकार चेंज हुई, बीजेपी सरकार, और जैसे निर्मला सीतारमन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी बनी है, तब से जो है बजट रिप्रेजेंट करने का थोड़ा सा तरीका उन्होंने बदल दिया है। वो लाल कपड़े में बांधकर, पहले उन्होंने 2 साल तो ऐसे ही लाल कपड़े में बांधकर हमारा इंडियन एम्बलम होता है उसके ऊपर, उस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। इस साल थोड़ा सा कुछ हाईलाइट अगर हम देखें बजट का, तो इस साल का बजट जो था वो पेपरलेस बजट था। क्या था, पेपरलेस बजट था, क्योंकि पेपर पे उन्होंने जो है बजट नहीं दिया। उन्होंने एक टैबलेट को, ठीक है, जो टैबलेट होती है उसको पूरा सा कवर कर लिया था रेड कवर से, और फिर हमारा जो है इंडियन एम्बलम था उसके ऊपर, और वो पेपरलेस बजट उन्होंने इस बार जो है रिप्रेजेंट किया। और एक बात है उनसे रिलेटेड कि उन्होंने सबसे लंबा स्पीच या लंबा बजट
रिप्रेजेंट किया है, 2 घंटे का आसपास कुछ। टाइमिंग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया का हिस्ट्री में जिन्होंने सबसे लंबा बजट रिप्रेजेंट कर रखा है पार्लियामेंट में, तो वो है निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो बजट का जो देखो ये आर्टिकल नंबर 112 में आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में 112 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें बजट के बारे में बताया गया है। आप जब पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको इतना इतना ज़्यादा गर्व महसूस होगा कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जो भी अभी भी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, वो लोग कितना लाइक 1% का भी वो लोग गलती नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है हमारे पूर्वजों ने, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है। पॉलिटी में 1 बाय 1 हम जब पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो हर एक चीज़ के लिए ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दे रखा है, मतलब इतना वाइडर थिंकिंग कर रखा है उन लोगों ने, इतना ज़्यादा सोच रखा है हर एक पहलू के बारे में। उसी तरह से बजट कौन से आर्टिकल में आता है, ये क्वेश्चन बनता है बच्चों, प्लीज़ याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। बजट जो है वो आर्टिकल 112 में आता है। ठीक है, और जो हमारा बजट है ये वर्ड रिप्लेस कर दिया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, बट कोई भी ये जो वर्ड है यूज़ नहीं करता। अब मैं बता दूं कि निर्मला सीतारमन जी ने इस साल का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है रिप्रेजेंट किया है। तो मुझे बोलोगे आप लोग मैम क्या बोल रही हो, आप थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझा दो, तो कुछ नहीं होता, ये बजट है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल नंबर 112। नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट ऑफ फ्री इंडिया। अच्छा, पहला भारत का इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला बजट रिप्रेजेंट किया था वो किसने किया था, ये क्वेश्चन बनता है, तो वो R.K. षणमुगम शेट्टी ने किया था। ठीक है, R.K. षणमुगम शेट्टी ने किया था। कब किया था, 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, 26 नवंबर 1947 को। जैसे ही 26 नवंबर आप लोग देखोगे तो कुछ ना चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखा होगा तो, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से इनैक्ट मतलब पूरी तरह से लागू किया गया था। और फिर 1950 में जो है पूरा तरीके से वो एकदम से पूरा इंडिया पे लागू हो चुका था, मतलब इनैक्ट इन द सेंस कि साइन वगैरह हो गई थी, सब कुछ हो गया था, सब कंप्लीट हो गया था। हम पढ़ेंगे एकदम स्टोरी की तरह पढ़ेंगे पॉलिटी भी। ठीक है, हर एक चीज़ जो मैं पढ़ाती हूँ वो स्टोरी की तरह ही पढ़ाती हूँ, तो आप लोगों को बजट भी जो है, इकोनॉमिक्स भी है, जो स्टोरी की तरह सिर्फ सुनना है। ठीक है, इनकम क्या होता है, इनकम क्या होता है, आय, सरकार की आय जो है। देखो इनकम जो है हमारा 2 कैटेगरी में जो है हमने डिवाइड कर रखा है, वो आगे देखते हैं हम लोग। तो अभी देख लिया हमने कि बजट क्या चीज़ होती है। ठीक है, बजट क्या होता है कि हम कितना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, और हमारा कितना ज़्यादा इनकम होने वाला है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, ये सिंपल देख लिया। हमारा जो इनकम का सोर्स है मेनली गवर्नमेंट का, वो है टैक्सेस के फॉर्म में। ठीक है, दो पार्ट में उसको डिवाइड कर रखा है। 2 पार्ट कौन से यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। एक तो है हमारा रिवेन्यू इनकम, दूसरा है कैपिटल इनकम, यहाँ पे। ठीक है, एक है हमारा रिवेन्यू इनकम, दूसरा है कैपिटल इनकम। अब ये 2 इनकम देखने से पहले मैं आपको 2 बातें बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए याद रह जाएगी आपको। पहला वर्ड है लाइबिलिटी, दूसरा वर्ड है एसेट। अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो दिल लगा के सुनिए। जो लाइबिलिटी होती है, ठीक है, अब लाइबिलिटी को हमारे सर जो है थोड़ा बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाते थे, लेकिन मैं नहीं समझाऊंगी, वैसे मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है वो एग्जाम्पल देना, काइंड ऑफ वुमनाइजर टाइप मतलब हो जाता है वो, तो छोड़िए वो। देखो लाइबिलिटी जो होता है समझो ऐसे कि आपने किसी बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, आपका किसी SBI बैंक में आपका अकाउंट है, आपने वहाँ पर पैसे डिपॉजिट किए। ठीक है, तो बैंक के लिए क्या वो पैसा उसका हो जाता है, बैंक के लिए क्या वो पैसा उसका हो जाता है, उसका हक बनता है उस पैसों पे? बिल्कुल भी नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, उस पैसों को डिपॉजिट करके रखेगा, उस पैसों को संभाल के रखेगा, और उतना सर्विस टैक्स जो है, सर्विस वगैरह जितना भी चार्ज है वो लेगा। अब आपको अगर सपोज, अब तो है हमारा ऑनलाइन का टाइम, तो आपको अगर ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है, तो क्या आपको बैंक की परमिशन चाहिए? बिल्कुल नहीं। बैंक उल्टा आपको परमिशन मांगती है कि ये पेमेंट करने के लिए क्या आप परमिशन दे रहे हो, ये OTP है, अगर आप दे रहे हो तो ठीक है, OTP ऐड कर देना। ठीक है, तो जो बैंक के पास आपका पैसा पड़ा हुआ है वो होता है लायबिलिटी, मतलब उल्टा खर्चा होना। ठीक है, इस तरह
तरह से। और जो बैंक के पास खुद का जो भी वो सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं जिससे उसको पैसा आ रहा है, वो क्या होता है, एसेट। ठीक है, वो क्या होता है, एसेट्स। तो ये समझो, जिस पर आपका खर्चा हो रहा है और वो चीज़ आपकी है ही नहीं, वो है लायबिलिटी। और जिस चीज़ से आपका पैसा मिल रहा है और वो चीज़ 101% सिर्फ और सिर्फ आपकी है, वो है एसेट। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छे से समझ लेना, जो चीज़ आपको पैसा खर्चने के लिए मजबूर करती है और वो चीज़ आपकी है ही नहीं, वो है लायबिलिटी। और जो चीज़ आपको पैसा कमा कर दे रही है और वो आपकी ही है, वो है एसेट। ठीक है, तो ये समझ लिया। तो इनकम दो टाइप का है हमारे गवर्नमेंट का, एक है रिवेन्यू इनकम, दूसरा है कैपिटल इनकम। तो रिवेन्यू इनकम है वो दो अलग टाइप में जो है विभाजित किया गया है। तो देखो, कैपिटल इनकम में एक्चुअली क्या होता है, लायबिलिटीज बढ़ जाती है और एसेट कम हो जाते हैं। मतलब खर्चा बढ़ जाता है और इनकम कम हो जाती है। और जो रिवेन्यू इनकम होता है ना, इसमें लायबिलिटी बढ़ती है ना एसेट बढ़ता है, दो भी समान होते हैं। ठीक है, तो हमको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रिवेन्यू इनकम के बारे में पढ़ना है। कैपिटल इनकम हमने देख लिया कि भाई फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो बढ़ रही है, एसेट जो है वो कम हो रहा है। एसेट कम हो रहा है मतलब देखो, खर्चा बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, कर्जा लेंगे। कर्जा लेंगे तो वो फिर टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स नहीं सॉरी, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा उसके ऊपर। तो वो तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो कैपिटल इनकम है वो कम ही होती जाएगी, एसेट हमारे कम हो जाएंगे। तो अब हम इम्पोर्टेंट देखते हैं रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम के दो अलग अलग टाइप है, एक है टैक्स, एक है नॉन टैक्स। टैक्स की भी दो अलग टाइप है, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। सब कुछ क्लियर आउट करेंगे हम, डायरेक्ट टैक्स में कौन से टाइप है, रिकरिंग टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या चीज़ है, सब कुछ। ठीक है, थोड़ा सा लंबा चला जाएगा क्लास, कोई बात नहीं, आप अच्छे से कर लेना क्लास। ठीक है, तो देखो हमने ये देख लिया कि कैपिटल इनकम क्या होता है और रिवेन्यू इनकम क्या होता है। रिवेन्यू इनकम में हमने देखा कि दो अलग अलग टाइप की टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो होता है कि आपने खुद जाकर उस चीज़ के लिए टैक्स पे किया। जैसे सपोज आपका इनकम टैक्स कौन पे करता है, आप खुद पे करते हो। ठीक है, आपका जीएसटी कौन पे करता है, आप खुद पे करते हो। तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्टली आप खुद पे कर रहे हो, मतलब कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, कोई दूसरा इंसान आपका टैक्स पे करने के लिए जिम्मेदारी नहीं लेता है, इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष कर वो सारे कर जिसे देने का बोझ हम किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाल सकते, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, मैंने हिंदी में समझा दिया। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ऐसा टैक्स जो आपके बिहाफ पे कोई और बंदा जो है उसका टैक्स पे करेगा। जैसे सपोज आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, जो वो खाने के ऊपर जीएसटी का बिल वगैरह जो आया, जीएसटी वगैरह टैक्स जो लगता है, अब जो टैक्स लगता है वो तो आपके जेब से ही गया। ठीक है, लेकिन आपने जीएसटी फाइल किया, क्या आपका जीएसटी नंबर है, क्या आपके अकाउंट से पैसा कटता है हर महीने? नहीं। क्यों नहीं कटता है? क्योंकि वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है और वो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो थर्ड पार्टी पे, हमेशा कोई अलग पार्टी पे करती है, आप खुद वो पे नहीं करते हो। समझ में आ गया? इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ही ज़्यादा आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया कि आप खुद आपका टैक्स भरने के लिए नहीं जाते हो, आपके अलावा कोई और बंदा बंदी जो भी कोई है वो आपका टैक्स पे करता है, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर वो सारे कर जिसे देने का बोझ हम किसी दूसरे व्यक्ति पर डाल सकते हैं, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी बहुत आता था पहले, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, अब सर्विस टैक्स वगैरह। सपोज कोई आप कहीं पर भी जाते हो, लाइक पार्लर वगैरह या फिर कहीं पर भी, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह आपने इंस्टॉल कर लिया तो उसका जो सर्विस टैक्स आप पे करते हो तो वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो कोई और बंदा, कोई और कंपनी जो है वो आपकी तरफ से टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, वैट करके बहुत ज़्यादा चलता था। अब ये सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, पूरे 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया है हमारा जीएसटी। ठीक है, क्या बनाया गया है? जीएसटी। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये ट्रांसफरेबल होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस।
ठीक है, कौन सा बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम, ये बता दिया मैंने। अब देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको बताने के लिए कम से कम आधा घंटा 45 मिनट का पूरा एक टाइम चला जाएगा। मैं आराम से आपको है ना ब्रीफ में सब कुछ बता दूंगी, आप जब जैसे ही इसको पीडीएफ को पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। तो जीएसटी जो है हमारा 17 अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस से बना हुआ है, ठीक है, 17 अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस से बना हुआ है हमारा जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है बहुत बार, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये है वन नेशन वन टैक्स। क्या है ये? वन नेशन वन टैक्स। इसके अलग अलग टाइप है, एक है इंट्रा स्टेट टैक्स, ठीक है, इंट्रा स्टेट टैक्स, और एक है इंटर स्टेट टैक्स। ये हम सब कुछ देखेंगे। देखो जैसे सीजीएसटी मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पे करते हैं वो, एसजीएसटी और या फिर यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी वाला जीएसटी, और अगर एसजीएसटी कहा जाए तो वो स्टेट वाला जीएसटी। और एक होता है इंटर स्टेट, इंटर स्टेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो इंटर स्टेट कुछ भी नहीं होता है, ये सेंट्रल और हमारा जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट का जीएसटी मिक्स करके होता है। तो सारा मैं एग्जांपल देके बताऊंगी, डोंट वरी, बस इतना ध्यान में रखना। हमारा जो जीएसटी है वो कितने टाइप में डिवाइडेड है? 4 टाइप में डिवाइडेड है। सबसे पहला टाइप कौन सा है? सेंट्रल वाला, ठीक है, सेंट्रल वाला। नेक्स्ट है हमारा स्टेट का, देन है यूनियन टेरिटरी का, और एक होता है इंटर स्टेट वाला, ठीक है, एक होता है इंटर स्टेट वाला। तो सब वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लो हमारा जो जीएसटी है वो इसको डेस्टिनेशन जीएसटी कहते हैं, मतलब डेस्टिनेशन टैक्सेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख कर दिया है, लेट मी जस्ट शो यू। अच्छा यहाँ पर देखो सीधा सीधा मैप पे आ जाते हैं, मैप इतना क्लियर नहीं है, ओके फाइन, यहाँ पर बताती हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर जो है पहले जैसे ही जीएसटी का अनाउंसमेंट हुआ था तो बहुत ज़्यादा बवाल मच चुका था। बवाल इसलिए मचा था क्योंकि सरकार ने लोगों का कंफ्यूजन जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश ही नहीं की थी। भले जीएसटी बहुत ही बढ़िया एक इनिशिएटिव है, क्योंकि देखो एक देश है तो एक टैक्स होना चाहिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स पे करना पड़ता है अलग अलग चीज़ों के लिए। मतलब लाइक सपोज अगर एक सपोज पानी की बॉटल है, ठीक है, वो महाराष्ट्र में अगर 10 रुपीज़ में मिल रही है और वही अगर केरला में 5 रुपये में मिल रहा है, और अगर कोई ऐसा स्टेट है जो इन दोनों स्टेट के बीच में है, तो वो कौन सा स्टेट प्रेफर करेगा जहाँ से पानी लेगा? वो ऑब्वियसली सपोज कर्नाटका है तो वो कुछ किसको प्रेफर करेगा? वो प्रेफर करेगा केरला से लेने के लिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती है। तो जीएसटी का देखो ये एक्चुअल में 2000 में अटल बिहारी जी ने इंट्रोड्यूस किया था ये जीएसटी बिल वगैरह मैं सब बता दूंगी आपको, ठीक है। बस आराम से सुनना कि जीएसटी का है ना चक्कर क्या है एक्चुअल में। तो जीएसटी देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हुआ था, कौन सा अमेंडमेंट है, कौन सा एक्ट वगैरह है, सब कुछ। तो देखो 2000 में अटल बिहारी जी ने इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी बिल को, ठीक है, जीएसटी बिल। अब देखो बिल और अमेंडमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ये एक पॉलिटी का पार्ट है, बट मैं यही बता देती हूँ आपको। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ठीक है, कोई प्रस्ताव अगर आता है, कोई बिल, ठीक है, कोई बिल अगर आता है, सपोज 100 नंबर का बिल आया, अब कितने 75 ईयर्स हो गए हमको इंडिपेंडेंस होकर, मतलब भारत सरकार जो है हमको क्या कहते हैं उसको आज़ाद होकर, तो अलग अलग बिल आए होंगे, ठीक है। तो 100 नंबर का बिल आया, 100 नंबर का बिल आया, वो हुआ लोकसभा में जो है पारित हो गया, ठीक है, लोकसभा ने उसको साइन कर दिया। लोकसभा ने कहा कि भाई तुमको हम पास कर रहे हैं, तुम जाओ राज्यसभा, राज्यसभा ने उसको पारित कर दिया, ठीक है, उस बिल को पारित कर दिया। लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको पारित नहीं किया, प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर साइन नहीं की, तो वो बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, वो बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। वहीं अगर आप देखो कि लोकसभा में आपने वो बिल पारित किया, राज्यसभा में किया, प्रेसिडेंट ने भी जो है कर दिया उसको, ठीक है, कोई बिल लेकर आए आप, कोई प्रस्ताव लेकर आए और ये तीनों ने भी साइन कर दिया। ऐसे समझो कि आपने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, आपने क्या किया, फॉर्म फिलअप कर दिया, ठीक है, फॉर्म फिलअप कर दिया, आपने प्री क्लियर किया, आपने मेंस क्लियर किया, आपने इंटरव्यू क्लियर किया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको जॉब मिलेगा। जॉब मिलेगा मतलब क्या, एक स्टैम्प होगा कि
कि भाई ये एक हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर ये एक्सवाइजेड कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है। तो एक पहचान मिल गई। सेम यहाँ पर अमेंडमेंट का होता है। जब कोई भी बिल पास होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के द्वारा, वो कन्वर्ट हो जाता है अमेंडमेंट में। अगर कुछ चेंजेस करना है, जैसे हर एक सरकार का एक मोटो होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितना ज़्यादा हो सके, अब रोज़मर्रा का जो भी है ना, जो मॉडर्न टाइम, ठीक है, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया था, 1949 के टाइम पर, ठीक है। तो वो टाइम और 2020 का टाइम, इसमें कितना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हर सरकार ऐसा चाहती है कि इस ज़मीन आसमान के फ़र्क को कम से कम किया जाए। और ये कम से कम कैसे करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाकर। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने का मतलब क्या होता है कि चेंजेस लाना। अमेंडमेंट का मतलब ही सेम है, चेंजेस लाना। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है तो वो कैसे होता है? पहले लोकसभा में वो बिल पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, वहाँ पर पास होता है, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, फिर वो बिल जो है वो अमेंडमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा जो जीएसटी है, ध्यान रखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। 122 नंबर का बिल था, ठीक है, 122 नंबर का बिल था। इसका मतलब जो पहला 121 नंबर का बिल हुआ था, ना उसने प्री पास की, ना उसने मेंस पास की, ना उसने इंटरव्यू पास किया, तो क्या हुआ? अल्टीमेटली वो फेल हुआ। लेकिन जो 122 नंबर का जो हमारा बिल था, द लकी वन, द हार्डेस्ट वन, द जो हार्ड वर्कर, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम उसको, जो हमारा 122 नंबर का बिल था, उसने लोकसभा में भी पास हो गया, ठीक है, राज्यसभा में भी पास हो गया, प्रेसिडेंट ने भी पास कर दिया। तो ये बिल क्या था? ये बिल था जीएसटी से रिलेटेड, कि भाई जीएसटी अब इंडिया में लाना ही लाना है। तो ये जीएसटी जब लाया गया तो 122 नंबर के बिल के तहत लाया गया। और अमेंडमेंट कौन सी हुई? चेंजेस क्या हुए? तो 101 नंबर का अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। मैंने बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में आपको समझा दिया है, बहुत ही एकदम लाइक जो 8 और 9 स्टैंडर्ड के बच्चों का जो लेवल होता है, वो लेवल पर मैंने समझाया है कि प्री मेंस ये क्या होता है, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब अगर आपने यहाँ पर गलती की तो फिर यार भूल जाओ आप एग्ज़ाम, ठीक है। समझ लो, 122 नंबर का बिल था और अमेंडमेंट कितना था? 101 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। आर्टिकल 279(12)A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज अमेंडेड बाय 101 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 2016 में डिफाइन किया गया था जीएसटी को। और जीएसटी ऑल ओवर द इंडिया कब लागू किया गया था, ये क्वेश्चन बनता है। तो 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को ऑल ओवर द इंडिया लागू किया गया, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कि जीएसटी का जो है, जीएसटी का जन्म कैसे हुआ, ठीक है, जीएसटी का जन्म कैसे हुआ ये समझ लिया आपने इंडिया में, ठीक है। अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो वो आगे हम पढ़ेंगे कि फ्रांस में सबसे पहले 1954 में जीएसटी का जन्म हुआ एंड ऑल। तो देखो, जीएसटी में मैंने कहा कि 4 टाइप के टैक्स होते हैं, 4 टाइप के टैक्स। ये जो देख रहे हो आप, ये टैक्स स्लैब है, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे, टैक्स रेट है, ये टैक्स स्लैब है, ये नहीं, ये जो है ये फ्लो चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। इसमें जो होता है, सेंट्रल भी टैक्स लेता है, ठीक है, सेंट्रल भी टैक्स लेता है, जो स्टेट है वो भी टैक्स लेता है, और जो यूनियन टेरिटरी है वो भी टैक्स लेती है। और जो फिर अलग अलग, ये स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर दो अलग अलग स्टेट में कुछ काम हो रहा है तो वो भी स्टेट टैक्स लेते हैं। ऐसा पहले कन्फ्यूजन था, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं क्लियर आउट करती हूँ। ऐसा पहले कन्फ्यूजन था, इसीलिए सारे लोग जो थे बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो बिजनेसमैन थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अगर इस तरह का, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं वो लोग, ठीक है, अगर इस तरह का टैक्स होगा, सपोज देखो 18% का अगर आपने टैक्स स्लैब रखा, ठीक है, कोई अब जैसे कि हम लोग ही है, हमारा जब आप बुक खरीदते हो उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगता है, 18% का जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। और हमने उनका सर्विस जो लिया है, इसलिए हम उनको सर्विस टैक्स के रूप में 18% जीएसटी देते हैं। मतलब वो लोग आपसे भी ले रहे हैं, मुझसे भी ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये जो 18% टैक्स है, इसमें एक्चुअली होता क्या है, सेंट्रल का भी हिस्सा होता है, और अगर जिस स्टेट में वो जो काम चल रहा है उस स्टेट का भी हिस्सा होता है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको समझाती हूँ, देखो इस डायग्राम से आपको ज़बरदस्त समझ में आ जाएगा। 3 टाइप्स के टैक्स है, एक्चुअली 3 नहीं 4 कहना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यूनियन टेरिटरी भी तो आता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी अल्टीमेटली किसका पार्ट है? नेशनल का पार्ट है, सेंट्रल का पार्ट है। तो देखो, सेंट्रल टैक्स
जीएसटी, ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इंटीग्रेटेड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी इज चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये आईजीएसटी क्या है एंड ऑल ये हम देखते हैं। देखो यहाँ पर ये मैप थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। सपोज ठीक है, वन नेशन वन टैक्स करके इनका टैगलाइन क्यों है और ये इतनी अच्छी बात क्यों है हमारे लिए, ये आपको अब समझ में आ जाएगा। देखो महाराष्ट्र में कुछ जो है, महाराष्ट्र की सरकार ने एक्चुअली क्या किया था, ये थोड़ी सी होशियार सरकार समझ लो आप लोग, या फिर गुजरात भी थोड़ी सी होशियार सरकार थी पहले। इन्होंने क्या किया था, हर एक स्टेट का जो टैक्स स्लैब था वो कम कम रखा था, मतलब लाइक कि हर एक स्टेट अपने हिसाब से टैक्स का जो है स्लैब रखती थी। मतलब उत्तर प्रदेश क्या कहता था, मध्य प्रदेश क्या कहता था कि अगर कोई कंपनी हमारे यहाँ इस्टेब्लिश होती है तो हम उसको 18% टैक्स में जो है उसका सर्विस टैक्स लेंगे, ठीक है, 18% टैक्स लेंगे। वही महाराष्ट्र क्या करता था, क्यों भाई तुम्हारे पास क्यों आना चाहिए, मैं उसको सिर्फ और सिर्फ 10% टैक्स लूँगा। तो कंपनी क्या करेगी, भागते हुए महाराष्ट्र के पास आ जाएगी, है ना, महाराष्ट्र के पास आ जाएगी। तो क्या होगा, अल्टीमेटली महाराष्ट्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, महाराष्ट्र का जो है, महाराष्ट्र एक रिच जो है स्टेट बन जाएगा, है ना, अमीर राज्य बन जाएगा। उसी तरह से गुजरात ने भी ऐसा ही किया था। गुजरात ने जो किया था, टैक्स बहुत कम कर दिए थे, इसीलिए तो जो बाकी के स्टेट्स थे अब वो क्या करेंगे, बेचारे मुंह देखते रहेंगे, ठीक है। गुजरात ने कम टैक्स जो टैक्स स्लैब रखा था तो सारी कंपनियां गुजरात भाग गई। महाराष्ट्र ने भी कम टैक्स स्लैब रखा था, और महाराष्ट्र को एक तरह से जो है फॉरेन की जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी यहाँ पर इस्टेब्लिश होने के लिए हमेशा से रेडी रहती है, तो महाराष्ट्र को पैसे मिलने लगे। तो कुछ इस तरह से हुआ कि भाई जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे आते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स आता था, टैक्स ही है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे क्या कहते हैं, मोस्ट क्या कहते हैं उसको, सबसे ज़्यादा, हाँ सबसे ज़्यादा जो इनकम का सोर्स क्या है, तो टैक्स ही है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इसमें होने क्या लगा कि भाई गुजरात बहुत ज़्यादा पैसे भेजने लगा, और जो हमारा महाराष्ट्र है बहुत ज़्यादा पैसे भेजने लगा। तो इस तरह से जो है एक इम्बैलेंस सा हो गया कि भाई, इम्बैलेंस किस तरह से हो गया, कुछ इस तरह से देखो कि कोई स्टेट जो है बहुत ही रिच बनने लगा, कोई स्टेट जो है बहुत पुअर बनने लगा, कोई जो है इस तरह से, ये जो है काइंड ऑफ इम्बैलेंस हो रहा था कि भाई कोई स्टेट में जो है रोज़गार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, कोई स्टेट में बहुत ही गरीबी है, और जो सरकार जहाँ पर ज़्यादा पैसा आ रहा है तो उसको ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश भी करेगी, सरकार का तो कोई इसमें कसूर ही नहीं है ना। तो इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो ये ना हो आगे चल कर, देखो अगले 30 साल में इंडिया में जो ये इम्बैलेंस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा, सारे स्टेट एक लेवल पे होंगे, भले ही वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो, भले ही वो साउथ के हो, भले ही वो नॉर्थ के हो, भले ही वो डेजर्ट एरिया हो, भले ही वो सेंट्रल के हो, ठीक है, सारे की सारी एक ही जगह पर बैलेंस हो जाएंगे। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ जीएसटी। जीएसटी में देखो कुछ इस तरह के टैक्स स्लैब रखे गए, कितने टैक्स स्लैब रखे गए, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले अगर कोई स्टेट है, जैसे कि महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट में कोई कंपनी जो है हमारा कुछ प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, महाराष्ट्र जो है इसी में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, वह वहाँ के ही लोग इसको खरीद रहे हैं, ठीक है, इसको खरीद रहे हैं, तो इसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो जीएसटी सपोज 18% हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि एजुकेशन के जो है, एजुकेशन के ऊपर 18% जो है हमारा जीएसटी है। तो सपोज महाराष्ट्र के ही बच्चे महाराष्ट्र के ही इंस्टीट्यूट में जैसे आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेते हैं तो 18% टैक्स पे करते हैं। इस 18% का पोर्शन जो है बच्चों, इस तरह से देखो कि इस 18% का पोर्शन इस तरह से है कि इसका 9% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा रख लेगी, ठीक है। अब इंडिया के बाहर तो हो नहीं तुम कि तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पैसा देना ही देना है, तो 9% टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी, और जो बाकी बचा 9% टैक्स है वो जाएगा महाराष्ट्र सरकार को, ठीक है, वो जाएगा महाराष्ट्र सरकार को। सेम विथ यूनियन टेरिटरी में भी ऐसा ही है। सपोज आईआईटी दिल्ली के बच्चे, ठीक है, दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं, तो वो जो टैक्स पे करेंगे वो दिल्ली को करेंगे। दिल्ली क्या करेगा, वो टैक्स जो है उसका आधा % जो आधा पैसा है वो देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा पैसा खुद रख लेगा। इस तरह की चीज़ें हैं। बट अगर सोचो
कोई प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो फिर क्या होगा। पहले क्या होता था, सपोज कोई प्रोडक्ट केरला से, ठीक है, कोई प्रोडक्ट केरला से कर्नाटका जा रहा है, ठीक है, कर्नाटका जा रहा है, तो यहाँ पर देखो केरला में प्रोडक्शन भी हो रहा है, केरला में जो है वहाँ पर रोजगार भी मिल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। वहाँ का प्रोडक्ट कर्नाटका में आके बिक रहा है, और जो कर्नाटका में आके बिकने के बाद जो सर्विस टैक्स कर्नाटका लगा रही है, वो सर्विस टैक्स किसको मिल रहा है, वो भी केरला को ही मिल रहा है। तो ये तो एक तरह से आपको नहीं लगता कि पार्शियलिटी हुई। भाई तुम प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तुम्हारे यहाँ पर कंपनी है, तुम उसको पैसा लगा रहे हो, तुमको वो पैसा दे रही है, हम आपको बेच कर दे रहे हैं, हमारे यहाँ पर आपका जो है माल का खपत हो रहा है, फिर भी टैक्स जो पे करना पड़ेगा आपको पे करना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं होगा, अब ये नहीं चलेगा। तो आया आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रांजेक्शन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी प्लस स्टेट का जीएसटी। अब और एक एग्जांपल देती हूँ मैं, ठीक है, ये एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। सपोज ये कोई स्टेट है, सपोज आंध्रा है, ठीक है, आंध्रा है और ये महाराष्ट्र है। तो आंध्र प्रदेश में कोई एक कंपनी है जो मिनरल वाटर बनाती है, ठीक है, कोई एक कंपनी है जो मिनरल वाटर बनाती है, तो उसमें होता यूँ है कि वो मिनरल वाटर महाराष्ट्र में वो ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। डेजिग्नेशन टैक्स क्यों कहते हैं, जीएसटी को, ये समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पे। वो क्या करती है, ये इसका जो जितना भी मिनरल वाटर का प्रोडक्शन है वो सारा का सारा खपत कहाँ पर होता है, वो महाराष्ट्र में होता है। तो महाराष्ट्र की सरकार क्या करेगी, इसके ऊपर टैक्स पे करेगी, ठीक है, इसके ऊपर टैक्स पे करेगी, सर्विस टैक्स पे करेगी। तो होगा क्या, यहाँ पर इस पे अगर सपोज 18% टैक्स है, ठीक है, 18% टैक्स है, तो महाराष्ट्र की सरकार क्या करेगी, 9। तो देखो यहाँ पर ऐसा होता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जब दो स्टेट में कोई भी बिजनेस होता है तो ये पूरा का पूरा 18% टैक्स खुद ले लेती है, ठीक है। खुद क्यों लेती है, क्योंकि दो स्टेट में झगड़ा ना हो इसलिए। अगर दो स्टेट में झगड़ा रोकना है तो ये चीज़ करना ज़रूरी है। ये 18% टैक्स तो ले लेती है, 9% हिस्सा उसका खुद के पास रखती है, और जो बाकी बचा 9% हिस्सा है वो देती है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को क्यों देती है, क्योंकि भाई उस प्रोडक्ट का डेस्टिनेशन क्या था, महाराष्ट्र था, ठीक है। मतलब जो जहाँ पर उसकी असली खपत हो रही है उस प्रोडक्ट की, वहीं पर आपको जीएसटी का पैसा देना पड़ेगा। ये है इंटर स्टेट जीएसटी। आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर दो अलग अलग स्टेट में कोई भी बिजनेस हो रहा है तो जिस स्टेट में वो चीज़, वो जो सप्लाई है हो रही है, जहाँ पर उसकी डिमांड है, जहाँ पर उसको पैसा मिल रहा है, उसी स्टेट को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। अब भाई आंध्रा बोलेगा भाई क्यों, हमने तो प्रोडक्शन कर रखा है, हम उसको जो है भेज रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, तो हमको क्यों नहीं पैसे। तो फिर सरकार उसको बोलेगी देखो तुम्हारा जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पर भी आपकी कंपनी है, वहाँ तो आप लोग अच्छे से पैसे कमा रहे हो, यहाँ पर आपका खपत हो रहा है, ठीक है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में आपका सप्लाई जा रहा है, महाराष्ट्र के लोग पे कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की सरकार को ही जीएसटी देंगे हम लोग, दैट्स इट। तो इस तरह की चीज़ है ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिस्सा आता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा आता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कौन सी होती है, जहाँ पर एक्चुअल में उस चीज़ का, उस प्रोडक्ट्स का खपत हो रहा है, ठीक है। खपत माने उसका जो डिमांड है वहाँ पर है और वो पैसे दे रही है वहाँ की पब्लिक, और जो है इस तरह की चीज़ें खरीद रही है, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आ गया। जो हमारा टाइप था जीएसटी का, सब कुछ मैंने कंप्लीट कर रखा है। अब देखते हैं टैक्स स्लैब क्या होते हैं। अब टैक्स स्लैब कुछ नहीं, ये टैक्स रेट है 5 टाइप के हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये, ठीक है, 0%, 5%, 12%, 18%। तो यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ इस तरह से आपको समझना है ये चीज़ें। पहले क्या होता था, मन का जो टैक्स है वो लगा देते थे, मतलब जो भी आपके दिल में आए वो लगा दिया जाए, ऐसा चलता था हमेशा। अलग स्टेट में, हर एक स्टेट में अलग अलग चीज़ें चलती थी। जैसे सपोज किसी स्टेट में पेट्रोल, अभी भी देखो पेट्रोल का ना किसी स्टेट में अलग रेट होता है, किसी स्टेट में अलग रेट होता है, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि पेट्रोल जो है वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। पेट्रोल जो है वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, ये क्वेश्चन बनता है, प्लीज़ ध्यान में रखना।
पेट्रोल, अल्कोहल जीएसटी के अंडर नहीं आते, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो हर एक स्टेट, अब उत्तर प्रदेश बोल रहा था कि भाई जो पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल नहीं सॉरी कोई और प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, जैसे कि मिनरल वाटर ही कंसिडर कर लेते हैं कि जो मिनरल वाटर हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होगा उसके ऊपर मैं 10% का टैक्स लगाऊंगा। महाराष्ट्र सरकार बोलती है भाई जो हमारे यहाँ होगा मैं उसके ऊपर 15% का टैक्स लगाऊंगा। तो ये क्या हो गया, एक तरह से महंगाई का एक काइंड ऑफ आप समझ सकते हो कि भाई मन जो भी मन में आ रहा है वो टैक्स स्लैब लगा रहे हैं। ये चीज़ें ना हो इसीलिए टैक्स स्लैब जो है फिक्स कर दिए गए हैं। कितने, 5 है। कौन से, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। अच्छा, अब देख लीजिए 0% टैक्स स्लैब किस पर लगता है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल चीज़ें हैं, उसके ऊपर 0% जीएसटी लगता है। जैसा कि मिल्क, ठीक है, दूध, अंडे, बहुत सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा के लिए है, जो कोई शौक के लिए नहीं रखता है, वो तो भाई हमारे पेट की ज़रूरत है। पापी पेट का सवाल, ठीक है, इस तरह से समझ लो। तो पापी पेट का सवाल है, इसीलिए जो है वहाँ पर जीएसटी 0% रखी गई है, ठीक है, समझ लेना। ये देखो जो 0% है वो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है हमारे लिए, उसके ऊपर 0% जो है हमारा जीएसटी लगता है, मतलब उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, नील, ठीक है। लेकिन जो 5% जो टैक्स स्लैब आता है, ये देखो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि शौक के लिए, जैसे कि शुगर एंड ऑल, शौक भी नहीं कह सकते इसको, इसका डिमांड ज़्यादा है इसलिए इसके ऊपर काइंड ऑफ आपने जो है 5% का टैक्स स्लैब लगा रखा है, ठीक है। जैसे कि शुगर हो गया, स्पाइसेस हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, एडिबल ऑयल एंड ऑल, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। देन है हमारा 12% का स्लैब। 12% का स्लैब कुछ इस तरह से, जैसे कंप्यूटर हो गया, ठीक है, जैसे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स हो गए, ठीक है, जो चीज़ें नॉर्मल इंसान, जो मिडिल क्लास इंसान है वो खरीद सकता है, उनके ऊपर 12% टैक्स लगाया गया। लेकिन वो एकदम इसेंशियल चीज़ें नहीं है, ये समझ लेना, ठीक है। जैसे कि सपोज हर एक इंसान को उसकी ज़रूरत है क्या, जैसे खाना खाने की, आपको हमको अनाज की तो ज़रूरत है, तो अनाज के ऊपर तो 0% टैक्स लगा दिया उन्होंने। लेकिन हर एक को कंप्यूटर की ज़रूरत है क्या, हर एक को टैबलेट की ज़रूरत है, नहीं है, मैं वो फ़ोन जो इलेक्ट्रॉनिक्स टैबलेट कह रही हूँ, ठीक है, नहीं है ना उसके ऊपर ज़रूरत, तो उसके ऊपर क्या कर दिया गया है, 12% का टैक्स लगा दिया गया है, ठीक है। जिनके पास भी पैसा होगा वो पे करेगा, अल्टीमेटली ये बात है ना। लेकिन वो भी इसेंशियल है इसीलिए उसके ऊपर 12% ही टैक्स रखा गया है। अब जो 18% टैक्स स्लैब रखा गया है, ये 18% एंड 28%, ये मैं कहती हूँ शौकीन टैक्स। शौकीन क्यों, क्योंकि देखो शौक बहुत बड़ी चीज़ है, जो शौक पालते हैं उनको पैसा तो देना ही पड़ता है अल्टीमेटली। देखो जैसे कि कोई परफ्यूम खरीद लिया, सोप खरीद लिया, हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, मेकअप एंड ऑल ब्ला 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 चीज़ें, तो वो आती है 18% टैक्स स्लैब में, ठीक है, 18% टैक्स स्लैब में। क्योंकि हर एक इंसान इंडिया में बराबर तो नहीं है। क्या हर एक इंसान जो है हमारे यहाँ पे शैम्पू कंडीशनर यूज़ ही करता है, ऐसा थोड़ी है। क्या हर एक इंसान परफ्यूम यूज़ करता है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। जिनके पास पैसा है, जिनको बहुत ही ज़्यादा शौक है, शौक, ठीक है, जो शौकीन लोग हैं वो ये खरीदते हैं, तो खरीदते हो तो भाई शौक पूरा करते हो, तो हमारे भारत सरकार का भी शौक पूरा करो। कैसे वो लोगों को जैसे सैलरी वगैरह बांटेगा, अल्टीमेटली आपके पैसों से ही बांटेगा, तो वो 18% टैक्स स्लैब लगा देता है इस चीज़ों पे। आप क्या करना ना, एक जो है मैं ही एक्चुअली टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी एक टैक्स स्लैब वाला, कि कौन से चीज़ पर टैक्स कितना कितना लग रहा है। इतना नहीं पूछते हैं, मैं बस बता रही हूँ आपको कि एक इमेज दिखा दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूंगी वो। नेक्स्ट है 28% टैक्स स्लैब। अब ये 28% टैक्स स्लैब जो होता है बच्चों, ये होता है लग्जरियस चीज़ों पर। सपोज कोई बहुत बढ़िया ऐसे कार खरीदना चाहता है, ठीक है, किया एंड ऑल, तो भाई वो तो इंसान जो है अच्छा खासा मोटा पैसा कमाता होगा, है ना, तो वो 28% टैक्स पे करेगा। 28% टैक्स पे करेगा तो अल्टीमेटली सरकार को फ़ायदा होगा, है ना, होगा ना, क्योंकि देखो लग्जरियस चीज़ें हैं तो उसको हाई लेवल पे रखा गया है, 28% टैक्स दिया गया है। और एक बात यहाँ पर नोट करने जैसी है, जैसे अगर आप डायमंड, रूबी वगैरह अगर खरीदते हो तो 0.25% टैक्स ऐड ऑन किया जाता है, तो वो 28.25% भी कर सकते हैं या फिर 18.28% भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो हमने देख लिया कि टैक्स स्लैब क्या चीज़ है, जीएसटी क्या चीज़ है। तो वन बाय वन देखते हैं कि भाई आईजीएसटी क्या है, ये देख लिया हमने, ठीक है, आईजीएसटी देख लिया।
हमारे जो अराउंड 160 कंट्रीज़ है, पूरे दुनिया में 160 ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर जीएसटी जो है लागू हो चुका है, मतलब वहाँ पे जीएसटी ही अपनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, फ्रांस जो था 1954 में पहला ऐसा कंट्री बना था जिसने जीएसटी को अडॉप्ट किया, ठीक है, जिसने जीएसटी को अडॉप्ट किया। जीएसटी का मतलब क्या होता है, वन नेशन वन, मतलब उसका टैगलाइन है वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है, सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे कंट्री है जहाँ पर ड्यूअल जीएसटी का कंसेप्ट चलता है। ड्यूअल जीएसटी यानी कि सेंट्रल वाला भी स्टेट वाला भी। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तब मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बताऊंगी, ठीक है। तो ड्यूअल जीएसटी का कंसेप्ट कहाँ कहाँ चलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है इंडिया एंड कनाडा में। और हमने जो ये ड्यूअल जीएसटी का जो कंसेप्ट लिया है वो कनाडा से ही अडॉप्ट किया है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडिया में जो हाईएस्ट जीएसटी रेट है वो है 28%, ठीक है, कितना है 28%। और सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, तो ये नहीं, यहाँ पर गलत हो गया, अच्छा यहाँ पे ओके 28% है। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट जीएसटी रेट, इंडिया ही है जो हाईएस्ट जीएसटी रेट रख चुका है, वो कितना है 28% का। उसके बाद नंबर आता है अर्जेंटीना का विथ 27% टैक्स स्लैब, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूँ, मैंने कल ही के लेक्चर में बता रखा था कि भाई 2016 में भी पेट्रोल बहुत सस्ता था, उसके पहले भी सस्ता था, बाद में जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ तब भी बहुत सस्ता मिला था। बट हमारी सरकार कभी भी पेट्रोल के भाव कम नहीं करती है। क्यों कम नहीं करती है, कि देखो खर्चे बढ़ रहे हैं, तो खर्चे बढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली पैसा कहाँ से निकालेगी, पब्लिक से निकालेगी, और पब्लिक को ही देगी। तो वो सरकार को वो क्या कहते हैं, जैसे सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करना होता है तो कहाँ से निकालेगी पैसा, तो वो आपसे ही निकालती है। सेम यहाँ पर इन्होंने 28% जो टैक्स स्लैब रखा है वो इस वजह से रखा है कि भाई लग्जरियस चीज़ें अगर खरीद रहे हो, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, पुअर ही है, रिच ही है, तो वो इम्बैलेंस ख़त्म हो, वो लग्जरियस चीज़ें जब वो इंसान खरीद रहा है तो 28% टैक्स भर भाई तू। इससे क्या होगा कि किसी गरीब को सब्सिडी मिलेगी, किसी गरीब को अनाज मिलेगा, ठीक है। इसीलिए 28% रखा गया है, बिल्कुल भी क्रिटिसाइज करना नहीं है हमको इंडिया को, ठीक है। अर्जेंटीना का क्या है, सबसे नेक्स्ट नंबर पर आता है, सेकेंड हाईएस्ट 27% टैक्स स्लैब रखा गया है। देर आर 5 टैक्स रेट, मैंने बता दिया ये, ठीक है। नेक्स्ट ये मैंने इमेज से आपको बता दिया था कि किस तरह से इम्बैलेंस हो रखा है। और मैंने कहा था कि देर इज़ अ एक्सक्लूसिव टैक्स रेट ऑफ 0.25% डिटरमाइंड फॉर परचेसिंग प्रीसियस स्टोन्स लाइक डायमंड, रूबी। मैंने कहा था कि अगर आपने कुछ जो हीरा वगैरह अगर खरीद रखा तो उसके ऊपर 0.25% एक्सक्लूसिव टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। Another exclusive tax, additional tax rate of 3% determined for the purchasing of precious metal like gold and all, ठीक है। जीएसटी तो लगता ही है, उसके ऊपर 3% एक्स्ट्रा लगता है। अगर आप गोल्ड एंड ऑल खरीद लेते हो, प्लैटिनम एंड ऑल, ठीक, कुछ मेटल वगैरह खरीद लेते हो जो कि महंगा होता है, तो उसके ऊपर अलग से जीएसटी आपको देना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान में रखना। 2 प्रोडक्ट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, मैंने जस्ट कहा था आपको कि 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं इंडिया में जो जीएसटी के बाहर है। कौन सा, एक है पेट्रोल, दूसरा है अल्कोहल। दूसरा है अल्कोहल। एक्चुअली गैस भी जो हम सिलेंडर वाला यूज़ करते हैं तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में ही हम कंसिडर कर सकते हैं उसको। तो गैस भी है जहाँ पर जीएसटी वगैरह नहीं लगता है, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, HSN कोड। HSN कोड क्या चीज़ है ये बताया गया है यहाँ पे। हम हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड इज यूज फॉर डिवाइड प्रोडक्ट अंडर जीएसटी। अच्छा, जीएसटी का देखो, जीएसटी जब आप जीएसटी का रिटर्न जब फाइल करते हो आप लोग, अगर आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो आपको पता होगा कि वो एक 15 डिजिट का नंबर आता है। कितना, 15 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ प्लीज़, ओके। 15 डिजिट का नंबर होता है। यहाँ पर क्या होता है, पहले जो जीएसटी होता है वो जीएसटी इन करके कहते हैं उसको। जीएसटी इन हैज़ ए यूनिक 15 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। वो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वो 15 डिजिट का होता है, ठीक है। 15 डिजिट का होता है, मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहती इसलिए मैं सब कवर कर रही हूँ। 15 डिजिट का होता है। जो उसका पहले 2 अक्षर होते हैं वो तो आपके स्टेट को, आपके यूनियन टेरिटरी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपके यूनियन को या फिर आपके यूनियन टेरिटरी या फिर आपके स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी के जो 10 अंक होते हैं आगे वाले, वो आपका पैन कार्ड का जो अंक होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आखिरी का 3 अंक होते हैं वो एक यूनिफाइड, मतलब एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बन जाता है, ठीक है। एक यूनिक नंबर बन जाता है जो जीएसटी का सॉफ्टवेयर ही बनाता है।
अगर ऐसे बहुत डिटेल में पूछा जाए, ये बैंकिंग के एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा जाता है, जब हम बैंक के बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऐसा पढ़ाते हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह की चीज़ें होती है कि जीएसटी एक 15 डिजिट का नंबर होता है। जीएसटी का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है। पहले 2 अक्षर जो होते हैं, पहले 2 नंबर होते हैं वो स्टेट को दिखाते हैं, बाकी के 10 जो होते हैं वो पैन कार्ड का नंबर दिखाते हैं, और जो आखिरी के 3 होते हैं वो यूनिक नंबर होते हैं जो कि आपका सॉफ्टवेयर जनरेट करता है। ठीक है, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस। जस्ट हमने देखा कि भाई उसका डेस्टिनेशन क्या है। अगर कोई प्रोडक्ट कश्मीर में बन रहा है लेकिन वो कन्याकुमारी में बेचा जा रहा है, तो टैक्स जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कन्याकुमारी को ही पे किया जाएगा। ठीक है, जितना भी टैक्स पे किया जाएगा सरकार के द्वारा या फिर किसी भी इंसान के द्वारा जो खरीद रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कन्याकुमारी को ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझ लो। तो वो क्या है, डेस्टिनेशन टैक्स है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम डिक्लेयर 1 जुलाई टू बी ऑब्जर्व्ड एज जीएसटी डे। मैंने कहा था कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है ऑल ओवर द इंडिया लागू किया था। ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया जो है इनैक्ट किया था, या फिर कह सकते हो कि पूरी तरह से इन्फोर्स किया गया था। इसीलिए कस्टम बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने 1 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया है जीएसटी डे। ठीक है, जीएसटी दिवस। नेक्स्ट, जीएसटी की कमेटी होती है। जीएसटी का कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, जीएसटी की एक पूरी काउंसिल भी होती है। सपोज कुछ भी, जैसे कि अभी देखो 18% टैक्स अगर एजुकेशन पर आप लगाओगे, तो एजुकेशन क्या कोई लग्जरियस थिंग तो है नहीं भाई, वो एक इसेंशियल थिंग है। उसके ऊपर तो 0% टैक्स होना चाहिए, फिर भी 18% के टैक्स स्लैब में रखा गया। इसके लिए अगर कोई भी चेंजेस करना है तो क्या होगा, एक काउंसिल बनी होती है जीएसटी काउंसिल कर उसमें जो है टोटल 33 मेंबर है। अभी फिलहाल 33 मेंबर है। उसमें एक्चुअली मेंबर का कैसा होता है, देखो मैं अभी बता ही देती हूँ पूरा क्लियरली। जो जीएसटी काउंसिल होती है ये क्या करती है, अमेंडमेंट करने का काम करती है। जीएसटी के जो भी जीएसटी में कुछ भी अगर गड़बड़ हो रहा है, जैसे कि 18% मुझे गड़बड़ लगता है, क्योंकि देखो एजुकेशन के ऊपर 18% टैक्स लगाना एक गलत बात है। ये कोई लग्जरियस थिंग नहीं, ये एक इसेंशियल थिंग है। तो इसके ऊपर काउंसिल बैठती है। ये काउंसिल जो होती है, इसमें अभी फिलहाल 33 मेंबर है। कितने मेंबर है, 33 मेंबर है। 33 मेंबर में जो 2 मेंबर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं। एक तो होती है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, और उनके जो अंडर आते हैं स्टेट मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर के जो अंडर आते हैं वो स्टेट मिनिस्टर होते हैं। तो ये 2 जो लोग होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, और बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो अलग अलग स्टेट से एक एक जन आता है। जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है अलग अलग स्टेट का, और यूनियन टेरिटरी का। 3 यूनियन टेरिटरी के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसमें ऐड होते हैं इस काउंसिल में। एक है जम्मू कश्मीर, एक है हमारी पुदुचेरी, और दूसरा है हमारा न्यू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। क्यों, क्योंकि इनका अलग से विधानसभा है। ठीक है, इस तरह से आप समझ लो। तो कोई भी गड़बड़ होती है या फिर कुछ अमेंडमेंट करना है तो होता है जीएसटी काउंसिल। अगर जीएसटी कमेटी का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। जीएसटी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, तो भाई फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी, हमारी निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, इतनी देर से हम उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं। अच्छा, जब मैंने कहा था कि लोकसभा में जब जो भी बिल आता है वो पारित होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर जो है प्रेसिडेंट उसको साइन करता है, तो वो जो लाइन बाय लाइन प्रोसीजर होती है, लास्ट में जब सब कुछ रेडी हो जाता है तभी भी जो है, देखो जब वो फाइनल एक्ट होता है तभी भी स्टेट्स को साइन करना पड़ता है। तो असम जो था वो पहला ऐसा राज्य बना था जिसने बिल की पुष्टि की थी, कानूनी अनुमोदन किया था, लीगल अप्रूवल दिया था जीएसटी के बिल को। ठीक है, असम ये पहला था। क्वेश्चन बनता है, प्लीज़ ये ध्यान में रखना, इसको स्टार मार्क कर लो। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो। नेक्स्ट, जीएसटी ने कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव किया है। अब कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको सेज भी कहते हैं, नॉर्मली बैंकिंग में इसको सेज कहते हैं। तो देखो सेज कुछ नहीं, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। ठीक है, ओवरलैपिंग टैक्स लगना। जैसे सपोज महाराष्ट्र में कुछ गुड्स बन रहा है, मिनरल वाटर ही आ रहा है, पता नहीं मेरे मुंह में। ठीक है, ऐसा समझ लो कि महाराष्ट्र में कोई मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो महाराष्ट्र की सरकार उसके ऊपर 10% टैक्स लगा रही है। ठीक है,
महाराष्ट्र की सरकार उसके ऊपर 10% टैक्स लगा रही है, वो उत्तर प्रदेश में जा रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार उसके ऊपर और एक्स्ट्रा 10% टैक्स लगा रही है। तो मतलब महाराष्ट्र की सरकार को वो कंपनी 10% टैक्स तो पे कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार को भी पे करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज वहां पर हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो मोबाइल है वो बिक रहा है, दैट्स इट। तो ये तो फिर कंपनियां घाटे में चली जाएगी, कंपनियां छोड़कर चली जाएगी, कंपनियां बर्बाद हो जाएगी। तो ये जो है टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे, ये कैस्केडिंग इफेक्ट कौन खत्म करता है? जीएसटी खत्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट है टैगलाइन ऑफ जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, एक राष्ट्र एक कर। इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। मैंने जस्ट कहा था कि ये पूरा का पूरा इम्बैलेंस जो है वो खत्म हो जाएगा आने वाली 30 साल के अंदर अंदर। सारी चीजें एक ही जो है टैक्स स्लैब में आपको मिलेगी। ठीक है, सारी चीजें एक ही टैक्स स्लैब में मिलेगी। अब ये डायरेक्ट टैक्स जो है, इनकम टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स का टाइप वगैरह, मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैं पार्ट 2 में कर दूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बन गया वीडियो। तुरंत ही इसी के बाद ही मैं ये सेम पार्ट 2 अपलोड कर दूंगी, डोंट वरी, कुछ भी आपका पीछे नहीं छूटेगा। बट ये बहुत लंबा वीडियो बन गया है ना, जीएसटी ही इतना बड़ा टॉपिक है कि उसको समझाने के लिए अप्रॉक्स 45 मिनट्स चल ही जाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी बजट हमने जो है डिस्कस कर रखा है। तो हम जो है इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, जो भी टैक्सेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड ऑल, गिफ्ट टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी मैंने जीएसटी बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया है, आपको क्या समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हाँ मैम सब कुछ बहुत ही जो है क्लियर है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, डाउट है कुछ भी, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि यहाँ पर कुछ गलती हुई है या फिर कुछ डाउट है, मुझे एक्सप्लेन कर दो मैम, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर कोई सिली डाउट होगा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अगर मैंने वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा हो तो बिल्कुल नहीं, अगर नहीं कर रखा होगा तो ही मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।